मेरे साथ जो हुआ तो वो किडनैपिंग थी, अटेम्प्ट टू मर्डर था। नेताओं को 30% पहला देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिले। कॉन्ट्रैक्टर का आंदोलन के बारे में सुना है आपने? वो पैसा आते रहेगा, तुम पहले हमको 30 रुपए दो। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। तुकाराम मुंडे का नाम सुना है ना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस झुकता है किसी नेता के सामने? बस हमको ऐसे 100 तुकाराम मुंडे चाहिए। यहाँ के नेता इतने शाणे हैं ना, नागपुर में बड़े बड़े कारखाने बन सकते हैं, नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सकता है। आपके हिसाब से एक आइडियल मेयर कैसा होना चाहिए? आइडियल मेयर होना चाहिए जनता के बीच का मेयर। ये 5,500 करोड़ का रक्षक होता है, सेवक होता है। मुझे ऐसे 5 पॉइंट बताओ जन बदलाव पार्टी पावर में आते से ही करेगी। सारी वैकेंसीज को हम लोग ओपन करेंगे, सारे स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलराइज करवाया जाएगा। दूसरा हमारा वादा है, सारे के सारे नागपुर वासियों को 24 घंटा पानी मिल सकता है। तो मुझे जी लगा के बात करनी पड़ेगी जब आप पावर पे होंगे। यश ही आप मुझे बोलो, क्या यश गोरखेड़े को पावर की भूख है? पावर में क्या है भाई? अगर हम मेयर भी बनते हैं ना, जनता के साथ वैसे ही रहेंगे। तो यश, मुझे बताओ नागपुर के बेटे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और एज अ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे कैसे आपने एंट्री की है? कुछ नहीं यार, मैं मतलब पहले से ही मेरे घर पे सोशल मूवमेंट और सोशल वर्क को लेके मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, बट पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। और बस वही कुछ गुण हैं जो मेरे अंदर आए। 16 में मतलब 2012 से ही मैं सोशल वर्क में काम कर रहा था, एज इन किसी मदद कर देना, विदाउट किसी बैनर के अंतर्गत हम लोग काम करते थे। 16 में मैंने ट्विंकल फाउंडेशन की स्थापना की, जो बच्चों के लिए काम करता है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। और जो बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेच दिया जाता था, वो बच्चों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो हम लोगों ने किया। और बाद में R&D करते करते, रिसर्च करते करते पता चला कि इसमें सरकार और सरकार की योजना और सरकार का जो एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। और इसीलिए एक गरीब अपने बच्चों का एजुकेशन छुड़वा के उसको मजदूरी पे भेज रहा है। गरीब के बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हैं, गरीब महिलाएं देह व्यापार में हैं। ये मजबूरी है। तो बस फिर वही से एक मोटिवेशन मिला काम करने का कि किसी न किसी की मदद करनी है। बस वही से काम शुरू हुआ। और कभी पॉलिटिशियन बनेंगे या कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, ये कभी भी सोचा नहीं था हम लोगों ने। मैं खुद एक बस्ती में पैदा हुआ लड़का हूँ। में से मेरे कोई पिताजी कोई बड़े नेता नहीं है या कोई से बड़े बिजनेसमैन नहीं है। एक नॉर्मल मैकेनिक, एक मजदूर। उन्होंने मुझे पढ़ाया और फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के, पे बैक टू सोसाइटी, समाज ने आपको जो दिया है वही आपको उसको वापस करना है। तो इसको छोड़ते मतलब इसको पकड़ते हुए हम लोगों ने काम किया। और मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग एक्टिविस्ट है। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपने जैसे बात की, तो पुलिस इसमें क्या रोल प्ले करती है और यश क्या रोल प्ले करता है? नहीं, मैं मतलब स्टार्टिंग में ऐसा बहुत सारा सीखने के लिए मिला डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से। हमेशा लोगों को लगता है कि यश गौरखेड़े पुलिस वालों से झगड़ा करता है, यश गौरखेड़े पुलिस वालों को मतलब डोमिनेट करता है, उनके वीडियो बनाता है, उनको उनका काम सिखाता है। बट असली बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। नागपुर की आबादी है भाई 45 लाख ऑलमोस्ट, और इस आबादी को संभालने वाले 10,000 भी पुलिस वाले हमारे पास नहीं हैं। तो आप समझ रहे हो क्या कि कितना प्रेशर होता है। तो मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग में काफ़ी काम किया है कि समाज को और पुलिस को कैसे जोड़ना चाहिए। उसके लिए मैंने काम किया है। एनकॉप्स करके एक मूवमेंट जो है वो चलाता है, एक डिपार्टमेंट। स्पेशली CP वेंकटेशम थे तब 2017 में, मैं बहुत यंग था। तो मैंने उनके साथ भी काफ़ी काम किया। तो मुझे समझ में आया कि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस वाले बहुत प्रेशर में होते हैं। मतलब मुझे बड़े अधिकारियों का तो नहीं पता, लेकिन जो एक नॉर्मल कांस्टेबल है, जो एक नॉर्मल सिपाही है पुलिस का, वो बहुत प्रेशर में होता है। उस प्रेशर में आपको फैमिली को भी टाइम देना है, उस प्रेशर में आपको समाज में जो असामाजिक तत्व है आपको उसके ऊपर भी काम करना है, उस प्रेशर में आपको सीनियर की भी सुनना है, उस प्रेशर में आपको ओवर टाइम भी करना है, उस प्रेशर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको संडे भूल जाना है, दिवाली होली भूल जाना है, और आपको काम करना है। तो आप समझ रहे हो कि मेंटल प्रेशर कितना होता है। तो अगर पुलिस भर्ती निकल जाए और
जितनी आबादी है उसके प्रोपोर्शनेट में अगर डबल पुलिस वाले हो जाए तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रेशर है वो कम होगा, करप्शन कम होगा, इनका अगर पे स्केल बढ़ता है तो वो कम होगा, और जो काम जेन्युइनली होना चाहिए वो काम होगा। और मतलब मेरे सीनियर ही थे, आज वो डीआईजी है, और हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे हेमंत कुमार खराबे साहब, जो बर्डी के पीआई रहे हैं, उन्होंने मुझे काम करना सिखाया क्या डिपार्टमेंट होता है। तो बेशक मैं यश गोरखेड़ा जो भी है, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन में ख़राब लोग भी होते हैं, करप्टेड भी होते हैं, और नेक लोग भी होते हैं। तो हेमंत कुमार खराबे साहब उसमें से थे। आईपीएस नीलेश भरने साहब, मैं इनको मेरा गुरु मानता हूँ, गुरु एज इन कि इन्होंने भी मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो बस वो सब सीख के आज यहाँ पे बैठे हैं हम लोग एक्सपीरियंस लेके। तो पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन अगर पुलिस के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज देवेंद्र फडणवीस ये सीएम है और होम मिनिस्टर भी है, पुलिस वालों को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। एमडी, चरस, गांजा, ड्रग्स बिक रहा है, मर्डर्स, क्राइम हो रहे हैं। पुलिस का काम है इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको रोकना। पुलिस क्या काम कर रही है, कैसे एक बेगुनाह को, कैसे एक आम आदमी को क्रिमिनल बनाया जाता है, वो देवेंद्र फडणवीस की पुलिस से सीखना चाहिए। वैसे काम कर रही है। मेरे ऊपर जब असॉल्ट हुआ था, मेरा कंप्लेंट नहीं लिया गया था। सोचो कि अगर मेरे जैसे बंदे का, जिसको सब कुछ पता है सिस्टम के बारे में, मुझे घुमाने की कोशिश की गई, तो फिर आम इंसान का क्या हाल होता होगा। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग में एक चीज़ सिखाई जाती थी कि जनता जो है वो पुलिस वालों को एक रक्षक बन के देखे, पुलिस मित्र बन के देखे, उनको जाके बताए, उनसे बात करे। कोई जाता है, आप तो भी जाओगे पुलिस स्टेशन, डर लगता है कि भाई मेरे को पुलिस के मैटर में नहीं पड़ना। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है जो आज कहीं पे भी नहीं है। अगर यश सीएम होता तो वो क्या चेंजेस लाता? सबसे पहले एजुकेशन। चरस, गांजा ये सब बिक रहा है, तो ये कैसे रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता है। आपको भाई समाज ही बताता है। अगर आप एक चार दीवारियों में रहते हो, अगर आप इस घर में रहते हो और आप कैसे हो ये आपका पड़ोसी बताएगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट को जनता बताती है कि भाई ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बशर्ते क्या पुलिस वाले उतने रेडी है तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर है ना भाई। आप मेंटली फिट नहीं हो ना, आप फिजिकली कितना भी फिट हो, पुलिस वाले आधे से ज़्यादा ड्यूटी कहाँ करें बंदोबस्त में, आधे से ज़्यादा कहाँ करें नेताओं के बंदोबस्त में। ज़रूरत का है क्राइम रोकने की, ज़रूरत का है समाज को ये विश्वास दिलाने की, कुछ भी होता है कोई गुंडा मावली रहेगा, मैं हूँ भाई, ये वर्दी है। और इस देश के लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर यश गौरखेड़े सीएम होता तो सबसे पहले पुलिस भर्ती को निकालता, ना कि युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय बना के, होम गार्ड बना के ड्यूटी पे नहीं लगाता मैं, बंदोबस्त में नहीं लगाता मैं। आज हो क्या रहा है, एक युवा जिसको राष्ट्र की सेवा करनी है, एक युवा जिसको पुलिस वाला बन के उसको जनता की सेवा करनी है, क्या कर रही है ये सरकार, प्राइवेटाइज कर दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले अगर आपने जैसा पूछा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, तो मैं पुलिस भर्तियों को हम लोग जो है उसको और बढ़ाते आगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ है उसको हम लोग कम करते और उनको हम लोग परमानेंट करते, ताकि पुलिस वाले जो हो, देखिए महाराष्ट्र पुलिस इज़ नंबर 1 है ना, नंबर 1 पुलिस है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जो है वो पुलिस एट्रॉसिटी में नंबर 1 है। लॉकअप में मौत, थाने में मौत, कोई नहीं जाता पुलिस स्टेशन, मर जा रहे हैं लोग जाके, क्यों, फ्रस्ट्रेशन, मारा जा रहा है लोगों को, लॉकअप में मारा जा रहा है। सोमनाथ सूर्यवंशी का केस आपने शायद सुना होगा, पिछले साल मैंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। सोमनाथ सूर्यवंशी एक लॉयर, परभनी में दंगा हुआ और वो वहाँ से शूट कर रहा था, उसको सस्पेक्ट बना के अरेस्ट कर लिए, लॉकअप में उसको इतना मारे कि मर गया। हमारे नागपुर में जब दंगा हुआ इंक्वायरी तो था, बैठी होगी ना उनके ऊपर? बिल्कुल इंक्वायरी बैठी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर जो है वो उसका वो केस लड़े, उसमें तो पता चला कि भाई पुलिस एट्रॉसिटी क्या होती है। ठीक है, हमारे खून में हीरो वर्शिप है, हमारे खून में देशभक्ति है, तो हम लोग सोचते हैं कि भैया पुलिस वाले, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इसके चक्कर में आप ये मत भूलो कि उनके पास पावर है और वो पावर का कहीं पे गलत इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। कैसे घुमा के आपको फंसाया जाता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। इसलिए पुलिस वालों के पास कोई नहीं जाना चाह रहा है। जब जब महल में जब जब दंगे हुए थे 17 मार्च 2025 में, तो उसमें कुछ लोगों को ज़बरदस्ती उठा के उनका लास्ट नेम चेक करके उनको इतना मारा गया कि आप जाके उनसे बात करोगे वो आपको डर के भाग जाएंगे। पुलिस का पी सुन के वो लोग भाग जाएंगे। ये सिचुएशन है। अगर आप एक समाज से आते हो तो आपको पॉलिटिकली पुलिस वाले मतलब पुलिस वालों के ऊपर जो लोग होते हैं अधिकारी और उनके ऊपर जो नेता होता है वो उनको टूल की तरह यूज़ करता है, हथियारों की तरह यूज़ करता है। ये इसको उठाओ, इसको मारो, ये इसको उठाओ, इसको मारो। समाज में ये सारी बातें पता और ये सब मैंने देखा हो। बट मैं था तो मैंने इसके बारे में आवाज़ उठाया और हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग बेशक पुलिस वालों का प्रेशर कम करते हैं। पुलिस वाले एक हथियार है, एक वो हथियार है जो आपको दुश्मनों और जो ईविल सोसाइटीज़ में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो ईविल लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, उनको मारने के लिए आपके पास वो हथियार है। सोचो अगर वो हथियार किसी के ऐसे हाथ में लग जाए जो डिक्टेटर बनना चाहता हो, जो समाज को ख़त्म करना चाहता हो, ख़त्म तो करेगा ना भाई। बट ये ना जनता भी तो देखती है कि पुलिस वाले ऐसा कर रहे, बट एक इमेज तो बैड इमेज क्रिएट नहीं कर सकते ना पुलिस वाले भी, तो उनको तो अपना काम तो सही तरीके से करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बेशक बेशक हमारा एक ही कहना है कि ये सारी जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या ये जो पुलिस का ये पूरा जो इन्फोर्समेंट है ये किसके लिए है? ये स्टेट के लिए है या ये जनता के लिए है? जनता के लिए। आपको आपका जवाब मिल गया कि ये किसके लिए काम कर रहा है, स्टेट के लिए। तो फिर आम इंसान की बात कैसे सुनी जाएगी? नहीं सुन सकते। अब आप एक कभी थाने में जाओगे ना तो एक रिसेप्शनिस्ट होता है, एक स्मार्ट, अभी पुलिस स्टेशन का भी आइडिया ये हमारी टीम ने दिया था नागपुर पुलिस में। तो इसके वेंकटेशम जब साहब यहाँ के जब ये थे पीआई थे उस समय पे, तो आप जब जाओगे ना पुलिस स्टेशन में, आपका केस क्या है? अच्छा मर्डर है क्या? देन दे विल एक्ट। अच्छा कुछ बड़ा केस है क्या? देन दे विल एक्ट। आप छोटे केस के लिए जाओ, सुनेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि एफआईआर दाखिल हो गई तो हमको फिर उसके पीछे चार्जशीट है, कोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, पंचनामा है, आरोपी है, बहुत सारी चीज़ें वो हमको नहीं करना। क्राइम रिकॉर्ड ही ना हो। मेरे साथ जो हुआ तो वो किडनैपिंग थी, अटेम्प्ट टू मर्डर था मेरे साथ जो हुआ था। उसका एनसी बना दिए, अभी वो कोर्ट के लिए हम लोग उसका चल रहा है अभी। तो मैं खुद हंस रहा था कि भाई तुम सेट हो, लेकिन इतने भी सेट मत हो कि तुम मेरे को बता रहे हो। मेरे पास लॉयर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, एक्टिविस्ट की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, तुम मुझे बना रहे हो पागल। तो यही है कि इमेज जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की वो सीनियर्स को ही चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन एक सिंपल बात है कि जब भी जो इंसान पावर में होता है वो पुलिस को एक हथियार की तरह यूज़ करता है खुद के फ़ायदे के लिए, ना कि जनता के लिए। कोई ना कोई तो ऊपर रहेगा ही ना पुलिस के, तो हम तो ऐसा नैरेटिव भी बना ही सकते तुकाराम मुंडे का नाम सुना है ना? हाँ सुना है? नहीं सुना है? सुना है ना? सुना है। वो अधिकारी नहीं है ना? कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस है ना? झुकता है किसी नेता के सामने? बस हमको ऐसे 100 तुकाराम मुंडे चाहिए, पूरी कार्य प्रणाली सीधी हो जाएगी। बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब भाई जो भी यूपीएससी में एग्जाम देता है वो बातें जब करता है इंटरव्यूज के वक्त, तो वो क्या बोलता है कि मैं देश की सेवा के लिए आया हूँ। बाद में क्या करता है वो नेताओं के लिए काम करता है। एक आईएएस की पावर बहुत बड़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कलेक्टर ऑफ नागपुर है तो भाई वो नागपुर का पहला सिटीजन है, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो पार्लियामेंट्री के इलेक्शंस देखेगा, वो विधानसभा देखेगा, वो महानगर पालिका देखेगा, रेवेन्यू, कितने सारे इनके पास पोर्टफोलियोज है। तो भाई कितनी बड़ी पावर है। कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स होते हैं, जज की पावर है उनके पास। तो ये तभी सही होगा जब जो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी में वो अपनी नीयत और कुव्वत साफ रखे। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं इस देश में, तो सत्ता के सामने झुके नहीं हैं, सही को सही और गलत को गलत रखने की ताकत रखे उन्होंने। वैसे लोग हमको चाहिए।
वो करप्शन का डर रहा तो ही हो सकता है ना वो, कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। नहीं, बात करप्शन के डर की इसकी नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है। अभी यार देखो, ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि हम लोग इसमें बात करने गए तो इसमें बहुत 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 सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो जनता को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओ, यू जस्ट गो टू फिनलैंड, यू गो टू नॉर्वे, यू वुड सी दैट द पीपल आर चूजिंग द राइट पीपल। वो छोटी डेमोक्रेसी होगी, इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लोग जो है वो अच्छे उम्मीदवारों का चयन करके उनको वहाँ पे भिजवाते हैं जो उनके लिए बात करता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा कोई नेता रहा तो वो इनको सीधा नहीं करेगा क्या? तो हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है। आप अगर बोलोगे ना कि बस ये एक नेता चेंज हो जाता सब कुछ नहीं होगा चेंज। इंटरलिंक्ड है। आपको नेता चाहिए तो आपको अच्छे आईएएस आईपीएस भी चाहिए। अगर आपको अच्छे आईएएस आईपीएस चाहिए तो आपको अच्छे ज्यूडिशरी में लोग चाहिए। अगर आपको अच्छे ज्यूडिशरी में लोग चाहिए तो आपको अच्छी जनता भी चाहिए। जनता ही दो दो 2,000 रुपये लेके वोट दे रही है, 90 मार के वोट दे रही है, तो साला नेता तो चोरी निकलने वाला है भाई। बट आजकल जनता भी स्मार्ट हो गई, पैसे भी ले लेते और वोट भी नहीं देते। गलत बात है ये। बिहार का इलेक्शन आपने बहुत क्लोजली वॉच किया अगर होगा तो आपको पता होगा। लड़की बहन के नाम के ऊपर 10,000 रुपये जब गए, लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। लोग इतने मजबूर हो गए क्या? लोग इतने मजबूर हो गए, जैसे नागपुर में मनपा का ही बजट 5,500 करोड़ का है। तो लोगों को 5,500 करोड़ के नगर सेवक देखने चाहिए, ना कि 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का वोटर। कितने दिन चल लेंगे भाई 2,000 रुपये? और तुम अगर 2,000 रुपये लेके वोट दे रहे हो तो फिर तुम तो तुम्हारे बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। हम वोट मांगने के लिए नहीं जाने वाले। जन बदलाव वाले जो है वो वोट मांगने के लिए नहीं जाने वाले, हम लोग ऑप्शन देने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये उम्मीदवार है, हम लोग ये करने वाले हैं। जनता है क्या? तो एक वोट बदलाव का नहीं, तो जिसका झंडा लेके घूम रहे थे घूमते बैठो। हम काम करने वाले लोग हैं, पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जीतेंगे तो पावर से करेंगे, नहीं जीतेंगे तो जैसे लड़ रहे हैं आज यश गौरखड़े जब लड़ता है तो लोगों को लगता है कि बाप रे भाई इसको डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता डर। लड़ रहा हूँ ना मैं, ये मेरी जवाबदारी है, लड़ूंगा मैं। लेकिन आज अगर यश गौरखड़े के हाथ में थोड़ी तो भी पावर होती तो शायद मैं पावर का इस्तेमाल करके जो भी कुकर्म महानगर पालिका ने किए हैं उसके ऊपर मैं रोक लगा पाता था, क्योंकि मैं एक पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता। ठीक है, आप बता सकते हो कि क्या कुकर्म किए उन्होंने? बहुत सारे भाई। आप अतिक्रमण के नाम के ऊपर गरीब लोगों के घरों को तोड़ देते हो। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई आप एक झोपड़े के अंदर रह रहे हो। इस देश में 80% लोग ये गरीबी रेखा के नीचे है। हाँ, तो आप एक गरीब घर के अंदर रह रहे हो, एक झोपड़े में अगर आप रह रहे हो और कल आपसे छत ही छिन जाए, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपने अपने बच्चों को मस्त पढ़ा लिया, ग्रेजुएट हो गए वो लोग, अच्छी स्किल्स है, सब कुछ है, नौकरी नहीं है, आपके बच्चे चाय का ठेला लगा रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये चाय वाला क्लेम करता है कि मैं चाय वाला, तो फिर तुम चाय की टपरियों को कैसे हटा सकते हो भाई? मान के चलो कि वो इलीगल भी होंगे तो उसके लिए एक प्रावधान दिया है संविधान में, लॉ में, एक्ट दिया गया है, 2014 का कानून है, उसको आप रिहैबिलिटेट करो। आपने क्या किया? उठा के सीधा फेंक दिया। क्या है वो कानून? स्ट्रीट वेंडर्स का, प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंड लाइवलीहुड एक्ट 2014 का है वो कानून, जहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर है, हाथ गाड़ी वाले हैं, फेरी वाले हैं, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए एक पूरा एक प्रावधान दिया गया है कि इनका सर्वे होना चाहिए, इनको वेंडिंग जोन देने चाहिए, इनको लाइसेंस देने चाहिए, ताकि जनता को भी तकलीफ ना हो, फुटपाथ भी क्लियर रहे और किसी का घर भी ना उजड़े। आप सोचो ना कि आपके ऊपर कुछ कर्जा होगा, आपने आपके बच्चों के लिए कर्जा लिया होगा उनके एजुकेशन के लिए, आपके घर पे कोई बीमार होगा तो आपने उसके लिए कर्जा ले, सरकार ने अस्पतालों की हालत क्या करके रखी हुई आपको है पता अच्छे से। सरकारी स्कूलें बची नहीं, सब खरीदना पड़ रहा है आपको, हेल्थ केयर भी, एजुकेशन भी। और वो करने के लिए अगर आपकी एक चाय की टपरी है, कल से ख़त्म, क्या करोगे आप? आत्महत्या करोगे? यही आपके पास ऑप्शन है। 2,15,000 परिवार नागपुर के इससे अफेक्ट होने वाले हैं अगर बट इसमें फिर एनएमसी क्यों रिस्पॉन्सिबल है?
क्योंकि ये एनएमसी के ज्यूरिडिक्शन में आता है। जैसे अपन देखा जाए तो जैसे आपने बोला स्ट्रीट वेंडर्स, जो अपन फुटपाथ वाली बात करेंगे, तो स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, एक तो स्ट्रीट वेंडर्स और एक जनता, बराबर। है ना। जहाँ पे फुटपाथ है वो है किसका? जनता NMC का, का, जनता बराबर। का, है ना, जनता के लिए। बराबर। बट अगर जनता वहां से चल नहीं पा रही और कोई स्ट्रीट वेंडर वहां पे अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, तो एनएमसी तो हटा सकती है नहीं, उनको। वही तो बता रहा हूँ आपको, 14 का कानून है। काम क्या है, देखो एकदम एकदम सिंपल बात है। एक फुटपाथ है, वहाँ पे कई साल से जो है वो एक स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बैठे हुए हैं। ये स्ट्रीट वेंडर में कौन लोग आते हैं? कस्टमर, आपके और हमारे ऐसे लोग, और जो गरीब लोग हैं वो जो मॉल्स में अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग आते हैं। कानून क्या कहता है कि भाई ये जो स्ट्रीट वेंडर है इनका सर्वे हो जाए, तो यू हैव अ डेटा विथ यू दैट ओके XYZ पीपल आर स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ नागपुर, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको ये सर्वे करने के बाद आपको उनको लाइसेंस देना पड़ेगा, उनसे टैक्सेस लेने पड़ेंगे। और तीसरा, अगर आपको पता चल गया कि भैया अगर 100 स्ट्रीट वेंडर है तो इनको एक प्रॉपर जगह मार्केट की अलॉट कर दी जाए। फुटपाथ खाली हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स मार्केट में आ गए, वो टैक्स भी पे कर रहे हैं और फुटपाथ क्लियर हो गया। बराबर। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या किए कि जो मॉल जहाँ पे बन रहे हैं, जो मार्केट की जगह थी, वो यहाँ के नेताओं ने अपने बिल्डरों को बेच दिए मॉल बनाने के लिए। बेची या लीज पे गई? लीज आउट वही है, लीज आउट कर दी 99 ईयर्स के लिए। 99 ईयर्स मतलब 9 पीढ़ियाँ होती है भाई। 3 पीढ़ियाँ तो बोल ही सकते हैं अपन। हर 10 साल में एक पीढ़ी अगर हम लोग ना, तो 9 पीढ़ियाँ हो गई है। तो ये जो जगह थी जहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए था, ये इन्होंने मतलब लीज आउट कर दिया। जो जगह के ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको ही हटा दिया। अगर ये उंगली में जख्म है आपको, तो ये उंगली में आपको बैंडेड बांधनी है, आपने उंगली काट के ही फेंक दी। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कौन जॉब देगा? लेबर क्लास है और बहुत बड़े तबके में पढ़ा लिखा भी क्लास है। आप हिस्टॉप के पास जाओ, IT पार्क जाओ, आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो आपको स्ट्रीट वेंडर्स भी मिलेंगे। पार्ट टाइम वो कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप के साथ पास उतना पैसा नहीं होगा। इतने बड़े तबके को आप कहाँ पे जगह दोगे, बताओ मेरे को आप। फिर ये लोग क्या करेंगे? वही चोरी चकारी, गांजा बेचना, गलत काम, पूरे गलत काम, क्योंकि पेट की भूख है भाई। और जब पेट की भूख होती है तो सही और गलत समझ में नहीं आता। क्लियर चीज़ है और प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो फिर आपको जब सॉल्यूशन दिया गया था ना, उसके ऊपर आपने काम क्यों नहीं करे? और मनपा क्या कर रही है? मनपा के अधिकारी अगर इनको प्रॉपर लाइसेंस दे दिया और ये लोग टैक्स पेयर बन गए, तो ये लोग वसूली दे पाएंगे क्या? नहीं। तो ये लोग वसूली लेते हैं, मनपा के अधिकारी। ये इनका कुकर्म है। जितनी प्राइम लोकेशंस के ऊपर स्लम्स थे जो कई साल पुराने हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, जिसके लिए एक और योजना है, जिसके लिए एक और डिपार्टमेंट है SRA का। अब देखना आने वाले समय में ये जो प्राइम लोकेशंस है जहाँ पे स्लम्स है, इनको हटा दिया जाएगा और इसके ऊपर आपको इन्हीं के बिल्डर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हुए दिखेंगे। ये हो रहा है। तो उनको जगह दे दी है, बट डेवलपमेंट के लिए तो बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी होनी तो चाहिए ही। ये कौन डिसाइड करेगा? आप, मैं, जनता, सरकार या इनका बिल्डर? मेरे ख्याल से तो सरकार नहीं करना चाहिए कि वो एरिया में कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको शायद SRA के बारे में नहीं पता होगा। अगर एक स्लम के ऊपर अगर 100 घर है और वो जगह अगर सरकार की है, तो ऑटोमेटिकली जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग, अरे ये लोग टैक्स पेयर नहीं है, भाई टैक्स पेयर है। इस देश में अगर आप एक माचीज भी खरीद रहे हो तो आप टैक्स भर रहे हो, GST भर रहे हो। 2 टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और स्लम्स में टैक्सेस लगे हुए हैं, ये महानगर पालिका भर भर के टैक्स लेती भी है। ये मान के चलो कि एक स्लम में अगर 100 घर है, स्लम ऐसा बसा हुआ है। स्लम की डेफिनेशन क्या है? जो जगह रहने लायक नहीं है उसको स्लम कहते हैं, सिंपल, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है। अब ये जो स्लम की जगह है, SRA क्या कहता है, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है, उसका क्या कहना है कि ये स्लम को जो अभी हॉरिजॉन्टली बैठा हुआ है उसको वर्टिकली खड़ा कर दो। ठीक है। सरकार इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना देगी। SC ST है तो रमाई गुरुकुल योजना है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है, वो हम लोग देंगे। और कुछ पैसा जो है वो जनता खुद डालेगी और यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएगी। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट होने लग गए
तो जो प्राइम लोकेशंस है वहाँ पे आपको बिल्डिंग तो दिखेगी बड़ी बड़ी, लेकिन वो जनता की होगी, बिल्डर्स की नहीं होगी। कुछ नहीं करते ये लोग सीधा हटा ही दे रहे लोगों को। मरो, कुछ भी करो, मर जाओ। शर्म आनी चाहिए यहाँ के अधिकारियों को कि तो 40 एरिया रिलोकेट नहीं हो सकता है फिर? बिल्कुल हो सकता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, स्लम रिहैबिलिटेशन और महाराष्ट्र स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट जो पूरा का पूरा जो दिया गया है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है। आप भाई किसी को भी हटा नहीं सकते। आर्टिकल 21 क्या क्या कहता है? राइट टू लाइवलीहुड, जीने का अधिकार। तो आपको डिग्निटी से जीने का अधिकार है। आप गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, आपको जीने का अधिकार है। और उसी तरीके से आपको सम्मान से मरने का भी अधिकार है। आपको सम्मान से जीने का अधिकार तो है ही है, आपको सम्मान से मरने का भी अधिकार है। आप किसी के भी पेट पे लात नहीं मार सकते, आप किसी के भी मूलभूत अधिकार छीन नहीं सकते, आप किसी को भी बेघर नहीं कर सकते, आप किसी को भी बेरोजगार नहीं कर सकते। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है जिसके अंदर सबको समान अधिकार दिया गया है। ये लोग नहीं सोचते ये सब के बारे में। और गरीब आदमी कहाँ जाने वाला है भाई? किसके पास जाने वाला है? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर से गडकरी जी बोल दिए, यहाँ पे फडणवीस जी बोल दिए, यहाँ पे कोई आमदार बोल दिए, और अधिकारी वैसे ही काम करते हैं। और ये बात सिर्फ गडकरी फडणवीस की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। बस कोई पूछने वाला नहीं है इनके ऊपर। आप अगर अतिक्रमण की बात कर रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को बोलते हैं कि यश गोरखटे बहुत बायस्ड है। ठीक है भाई, नागपुर में 125 बिल्डिंग्स है। कितने? 125, 125 बिल्डिंग्स है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई सैंक्शन प्लान नहीं, कोई परमिशन नहीं, टाउन प्लानिंग में कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी बिल्डिंग चल रही है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कि वो नेताओं के बिल्डर है इसीलिए। और तुमको गरीब आदमी की झोपड़ी इतनी खटक रही है, इतनी खटक रही है कि तुमने संविधान जो है सबके लिए समान है, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। तो वेयर आर वी गोइंग भाई? डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप लोगों की जिंदगियां उजाड़ दे रहे हो। आपको इतना डेवलपमेंट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो आप? आपके बच्चों के लिए। उनकी कंपनीज है इसीलिए, उनका फायदा हो रहा है इसीलिए। कितने परिवार को आप दुख पहुंचाओगे और किसको आप जवाब दोगे? नीचे वाले छोड़ो, तुमको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ऐसे गंदी सिचुएशन है नागपुर में भाई। 12 लाख लोग स्लम में रहते हैं। 436 स्लम्स है नागपुर में, 436 स्लम्स है। बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा फंड आता है। सेंट्रल अलग देती है, स्टेट अलग देती है, महानगर पालिका अलग देती है। लक्ष्मी नगर जोन में आप जाओ, लक्ष्मी नगर जोन में, देवनगर वाले पट्टे में, वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज देखो कितना लिया जा रहा है। जिनके बड़े बड़े बंगलोज भी है वो भी बेचारे परेशान हैं। क्या उन्होंने मेट्रो मांगी थी? क्या उन्होंने फ्लाईओवर मांगा था? उन्होंने तो भाई मांगा था कि हमको 24 घंटा पानी मिल जाए, हमको रोड अच्छे मिल जाए, हमको साफ सिटी मिल जाए और हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, हम लोग खुश है। वो नहीं दिया आपने। आपने दिया बड़े बड़े फ्लाईओवर जा रहे, एक नंबर जबरदस्त, पूरा करप्शन। नहीं, बट फ्लाईओवर्स के पॉइंट से तो मैं बोलूँगा कि एक डेवलपमेंट के या ट्रैफिक के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही है। नागपुर का AQI कितना है? वो तो चेंज होते रहते हैं। 190 नहीं, 190 है। आज से 10 साल पहले का AQI अभी आप तुरंत फ़ोन में निकाल लो। इट वॉज 70 to 80। नागपुर 10 साल पहले ग्रीनेस्ट सिटी था। सांस नागपुर में खुली हवा में हम लोग ले सकते थे। आज AQI कहाँ पे है? 190। वो तो ऐसे ही चलता रहा तो नागपुर दिल्ली बन जाएगी भाई। नागपुर में लोग सोचते हैं, अगर मे बी आप कहीं बाहर अगर काम किए होंगे कॉरपोरेट में, तो आप सोचते कि भाई नागपुर जैसे सिटी नहीं यार, ज़बरदस्त है। आज आप देखते होंगे नागपुर में धूल ही धूल है। कंस्ट्रक्शन की वजह से तो है ही है। ये धूल सीमेंट की वजह से। सीमेंट आपने चीप क्वालिटी का यूज़ किया रोड बनाने के लिए। अभी देखो ना भाई, महीने भर पहले, ये महीना भर भी नहीं हुआ, अभी अधिवेशन हुआ बराबर। अधिवेशन के लिए रोड बनाए थे, जाके आप चेक करो। यू जस्ट गो एंड चेक कि क्या कंडीशन है रोड की। ना तुरंत वाला काम करके ख़त्म कर देना है। बट इसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि जिसने रोड बनाया है उसके ऊपर मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए उनके ऊपर। कॉन्ट्रैक्टर का आंदोलन के बारे में सुना है आपने? हाँ। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिले। 100 रुपये का रोड है तो 30 रुपये उसको एडवांस देना पड़ता है। वो पैसा आते रहेगा, तुम पहले हमको 30 रुपये दो। 30% रेट चल रहा है, 30%। नेताओं को 30% पहला देना पड़ता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है।
तो वो 30% में आपको पैसे दे देना है। पहले 100 रुपये में आपने 30 रुपये बांट दिए। आप काम कितने का करते हो? उसमें नगर सेवक भी है, उसमें मेयर भी है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी है, उसमें MP भी है, MLA भी है, उसमें सब लोग हैं। उसके बाद आप रोड बनाओगे, बचेगा 20-30 रुपए का रोड। किसका पैसा है ये? मुझे ये बताओ करप्शन होता कैसे? करप्शन कुछ नहीं होता। करप्शन लोगों को पता है क्या लगता? करप्शन क्या है? ये मैंने 500 की नोट टेबल के नीचे दे दिया मतलब करप्शन नहीं भाई। करप्शन वैसा नहीं होता। करप्शन होता है जैसे मान के चलो कोई भी एक लेटेस्ट, आप कोई भी उदाहरण ले लो, फट से बताओ मुझे किसके बारे में। मैं बोलूँ स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड्स, कहाँ बताओ? NMC के बारे में बोल लेते। NMC कैसे करता है ना कि रोड का, अगर मैं उदाहरण में आपको जस्ट बताया, अब स्कूल्स का पकड़ लो, ठीक है? स्कूल्स का सिंपल है। NMC 5,500 करोड़ के बजट में से, कितना? 5,500 करोड़ के बजट में से NMC ऑलमोस्ट खर्च करता है 150 से 250 करोड़ रुपए हर साल नागपुर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए। कितना खर्च हो रहा है? 150 से 250 करोड़ रुपए हर साल। 5 साल का कितना हो गया? ऑलमोस्ट 750, 800, 1000 करोड़ के आसपास हो गया। सॉरी, 1000 से 1200 करोड़ रुपए हो गया। क्या नागपुर के बच्चों को शिक्षा मिल रही है? सरकारी स्कूलें चल रही है? बंद हो गई। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है वैसे? मेरा तो तेजस्विनी तेजस्विनी से हुआ है। उसके बाद आप कॉलेज में कौन से गए हो? कॉलेज ये अपना कमला नेहरू में गए हो। उसके बाद आपने और कुछ किया उसके आगे? क्या किया आपने? culinary आर्ट्स किए। ओके, तो आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से किया या प्राइवेट से किया? प्राइवेट से किए। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है ये कोर्स? नहीं नहीं, ठीक है। मान के चलिए कि अगर आपको MBA करना है, आपके पास 2 इंस्टीट्यूशन है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। कहाँ से करोगे आप? IIM से करोगे या प्राइवेट से करोगे? IIM में तो मिलेगा नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ Private, आपको। हाँ। आप बहुत ही ज़बरदस्त हो। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है या प्राइवेट की ज़्यादा है? अगर IIT और IIM बोलूँ तो मैं IIT और IIM बोलूँगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, बराबर, प्राइवेट की नहीं है। जितना पैसा एजुकेशन के ऊपर मनपा खर्च कर रही है तो मनपा के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। आप रियलिटी, अगर आपने मेरे साथ कुछ वीडियोस देखे होंगे, 124 स्कूल नागपुर में है ना? 10 स्कूल बंद हो गई और आधी जो स्कूल बची हुई है वो स्कूल में टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे है तो टीचर नहीं है, और बच्चे और टीचर है तो स्कूल ही नहीं है। इतने बुरे हाल है। अब जब भाई पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक स्कूल जो पब्लिक फंडेड है, उसमें आपको पैसे नहीं भरना है, सारे स्टूडेंट्स को पैसा नहीं भरना है, बराबर। अगर ये अच्छे हो गए तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। जो नेताओं के ट्रस्ट है जिनसे वो प्राइवेट स्कूल चल रही है, वो चलने वाली है क्या? नहीं चलने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर देना है, गंदा कर देना है, ख़त्म कर देना है, ताकि हमारी जो दूसरी दुकान है प्राइवेट स्कूल के नाम पे वो चलते रहे, लाखों की फीस आती रहे। ये है करप्शन। जैसे हमारे फ्लैट स्कीम में भी यानी कुछ गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह रहती थी तो उनको गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती थी, तो गर्मियों में वो अलग अलग एरिया में जाकर उनको एडमिशन्स लेके आनी पड़ती मैं थी। वही तो बोल रहा हूँ आपको भाई, ये शर्म की बात है कि टीचर्स को घूम घूम के एडमिशन लेना पड़ रहा है। जितना अच्छा आपने फ्लाईओवर बनाया, जितनी अच्छी आपने मेट्रो बनाई, उतनी अच्छी आप स्कूल नहीं बना सकते मेरे भाई, उतने अच्छा आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते। पैसा खर्च कर रहे हो ना, कहाँ जा रहा है पैसा? इतना पैसा कहाँ जा रहा है? खिचड़ी बांटने में, सैलरीज में। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना। टीचर क्या क्या कर रहे हैं? जनगणना कर रहे हैं। टीचर क्या क्या कर रहे हैं? इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे हैं। ये हाल है भाई। जहाँ पे आपने बेस्ट में ये बना दी, वो भी बेस्ट नहीं है ब्रिज, उनके भी कैसे हाल है जाके देख लो, उखड़ना चालू हो गए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार फ्लाईओवर जो बना हुआ है RTO चौक से तो वो वाड़ी वाले रोड तक का, कैंपस तक का, जाके देख लो क्वालिटी ऑफ वर्क जो हमारे माननीय नेताओं ने यहाँ से बनाया, जाके देख लो। ठीक है भाई, आप बनाओ, अच्छी बात है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, सब सही है, लेकिन आपने शिक्षा, स्वास्थ्य क्यों नहीं दी? 5 साल पहले कोविड आया था,
लोग मर रहे थे रोड पे, कई लोगों को हम लोगों ने खोया है। क्यों? हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बेटर नहीं हो पाया 5 सालों में? पहले भी अभी आज से 5 साल पहले 12,000 बेड थे नागपुर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सिर्फ 12,000 बेड। भाई नागपुर की आबादी 45 लाख प्लस, 1% वाली भी कोई बीमारी आ गई, 45 लाख का 1% कितना होता है? 45,000 बराबर कितने बेड है हमारे पास? 12,000। मतलब 33,000 लोग ये रोड पे मरेंगे। आप कभी जीएमसी जाओ, आप कभी इंदिरा गांधी जाओ, आप कभी मेयो जाओ, वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक पेशेंट है खड़ा, मेरे पास वीडियो है, वो हाथ में सलाइन लेके घूम रहा है। कितना डिस्टर्बिंग है भाई ये, कि आपने सब कुछ कर दिया, आपने बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आपने नहीं दिया, और जो आपने डेवलपमेंट किया है ना, वो फ्लैश फ्लड आके नागपुर में आती बारिश 1 घंटे की और पूरा नागपुर डूब जाता। ये गंदगी आप लोगों ने करके रखी, और इसको जनता को बदलना है, जनता बदलेगी इसको। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जो सिंपल वे है, एक्सपर्ट्स जो हमारे जो अधिकारी है, अगर उनको थोड़ा और पैसा खर्च करके प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, उनको बाहर भेज के, उनको जापान भेज के, उनको अमेरिका भेज के, उनको न्यूयॉर्क भेज के, उनको यूके भेज के, जहाँ पे भी बेस्ट मॉडल्स है इस पूरे दुनिया में, वहाँ उनको भिजवाओ, वहाँ उनका वर्कशॉप करवाओ और यहाँ पे आके उनसे काम करवाओ। क्या हो रहा है ये? इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस भाई, it is a very simple thing that the people who are working, they are bound to work for the people, for the department, not for themselves. And when you just see the best models, you can just go to Singapore, you can just go to Japan, Hong Kong. यहाँ का मॉडल आप सीख के आ जाओ, यहाँ पे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। पैसा तो आप वैसे भी खर्च कर रहे हो, सिंपल बात है, लेकिन करना नहीं है आपको। नाग नदी आज नाग नाला बन गया है। नाग नदी के लिए 1130 करोड़ रुपए का हर साल पैसा आ रहा है। नाग नदी साफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नाग नदी अगर एक बार साफ हो गई तो पैसा आना बंद हो जाएगा। नाग नदी साफ हो गई, पैसा आना बंद हो जाएगा, और माननीय नेताओं को यहाँ पे नाव चलानी है, तो जन बदलाव पावर में आएगा। नाग नदी साफ होगी, मैं खुद आपके सामने, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, नाव मैं चलवाऊंगा और मेरे सामने नेताओं को बिठाऊंगा कि भाई आप नहीं कर पाए, जन बदलाव वालों ने करके दिखा दिया, नाग नदी साफ हो जाएगी। उतने ही पैसों में, एक ही बार में, कुछ नहीं करना है। एक्सपर्ट्स को बुलाओ, एक्सपर्ट बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, इसको ठीक कर दो, हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि आप पैसा तो ले रहे हो, वो काम नहीं कर रहे हो, पैसा जा रहा है आपके जेब में, आपके। और क्या है भाई, सिंपल बात है, नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। जाति धर्म के नाम पे तुम और मैं झंडा लेके घूमते रहो, जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे तुम और मैं लड़ते रहो। बाकी इनके बच्चे जो है, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे जो है भाई, वो MBA कर लेंगे और जोमेटो ब्लिंकिट में ट्रिप मारेंगे, नागपुर के बाहर जाएंगे, समृद्धि महामार्ग यहाँ से बना लिए मुंबई पुणे के लिए, और ट्रक्स और इसके लिए नहीं बनाया है, वो पुट्टो को भेजने के लिए बनाया है। पुट्टो को यहाँ से भर भर के भेजो बाहर, 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए। तो मिहान है, लॉजिस्टिक पार्क है, सब हो सकता है, करने की नीयत चाहिए, और नीयत नहीं है इनके पास करने की। रोजगार कैसे बना सकते? रोजगार सिंपल बात है भाई। आप नागपुर को जब आप जियोग्राफिकली देखोगे तो नागपुर एक ऐसी जगह है जो सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ से लॉजिस्टिक हब बन सकता है। यहाँ पे आप पूरा जो कार्गो है, यहाँ पे जितना सामान है, वो अगर दिल्ली से कन्याकुमारी भेजना है तो नागपुर में रुक सकता है। नागपुर में बड़े बड़े कारखाने बन सकते हैं, नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सकता है। नागपुर में मतलब यहाँ के नेता इतने शाणे हैं ना कि अगर नागपुर में ये सारी की सारी शिक्षा, स्वास्थ्य आपने दे दिया, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, फैमिली सिक्योर होगी कि भैया हमारे बच्चों को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलने वाला है। हमारे बच्चों को कुछ भी होता है, हमारे परिवार को कोई अगर बीमारी होती है तो मनपा वाले हैं, बदलाव वाले हैं, ये लोग ज़बरदस्त हमको इलाज देंगे, हमको पैसा खर्च करने की। यही कमर टूटती है इंसानों की, परिवार की, यही कमर टूटती है। कोई अगर मुझे सुन रहा होगा, उनको भी ये चीज़ है पता कि बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, डोनेशंस, कॉलेज का डोनेशन, स्कूल का डोनेशन, और घर पे किसी को कुछ बीमारी हो गई तो पहले 3-4-5 लाख रुपए जमा करो। ये चीज़ अगर हम लोगों ने ठीक कर दी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बच्चे सवाल पूछना करेंगे चालू, क्यों भाई टाटा एयर बस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिहान में आने वाला था, गुजरात कैसे क्या चला गया? टेस्ला का तो यहाँ पे प्लांट बनने वाला था, कहीं और कैसे क्या चला गया? मोदी जी गुजरातियों को जाके वहाँ पे ये नहीं कहते कि तुमको 5 किलो अनाज देंगे,
जाति और धर्म के नाम पे नहीं 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 नहीं। गुजराती कहता है कि हमको धंधा चाहिए, हमको बिजनेस फ्रेंडली कर दो। तो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल करेंगे। हमको लोन्स चाहिए, लोन्स देंगे। CD रेशो जो एक होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो RBI का, कि जितना पैसा टैक्स में जमा हुआ तिजोरी में, उसका आपको 70% जो है वो पब्लिक बैंक के थ्रू जनता को वापस देना पड़ता है लोन के तौर पे। ठीक है। अगर ये जनता के पास पैसा रहेगा तो जनता जो है वो किराने की दुकान खोलेगी, टपरी चलाएगी, कुछ तो करेगी, स्टार्टअप करेगी। यहाँ पे सही बात है। स्टार्टअप कल्चर है भाई। आप एक बात समझ लो, आप खुद भी स्टार्टअप ही किए हो। ये जो पॉडकास्ट है इनसाइट आउट, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये बेस्ट बने, अच्छा बने, जबरदस्त। आप वो कर रहे हो। तो नागपुर के भुट्टो में एक कला है, नागपुर वालों में, वो है बेचने की कला। मुझे सबसे बड़ा जो दर्द होता है ना नागपुर में, 15 साल पहले अगर हम इंदौर को देखें और नागपुर को देखें तो नागपुर काफी सामने था। आज हम देखेंगे ना तो नागपुर में हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है और इंदौर वाले सब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं। इंदौर के लोगों ने मांगा है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को पता नहीं चलता कि उसको दूध पिलाना है, उसको जनता को मांगना पड़ेगा। जनता क्या क्या कर रही है? 5 साल पूरी गालियां मारेंगी, अरे नेता ऐसा है, नेता वैसा है, काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। नागपुर में बाढ़ आ रही है, इतना बड़ा हम लोगों ने बंगलो बना दिया रामदास पेट में, लोकमत में, धर्मपेट में, और देख रहे नीचे तो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, गटर का पानी घर के अंदर आ रहा है। और जैसी वोट देने की बारी आ गई तो हमारा नेता कौन, हमारी पार्टी कौन? भाजपा के डर से कांग्रेस, कांग्रेस के डर से भाजपा। फिर मुद्दे कैसे सॉल्व होने वाले? पार्टियों को देख के नहीं, चुनाव चिन्ह को देख के नहीं, लोगों को देख के वोट दो, कैंडिडेट्स को देख के वोट दो। जन बदलाव के उम्मीदवार अच्छे नहीं रहेंगे, मत देना वोट। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को जितवाओ के भिजवाओ कि वो गडकरी फडणवीस के सामने रह के बात कर पाए कि मुझे मेरी वार्ड की जनता ने भेजा है, आप जो बोलोगे वो मैं नहीं करूंगा, जनता जो बोलेगी वो मैं करूंगा। ये बोलने वाले लोग चाहिए। है क्या? एक भी बताओ बरा मुझे नागपुर में जो गडकरी जी, फडणवीस जी के सामने खड़े रह के बात कर सकते हैं। कौन है? कोई भी नहीं है। नागपुर में जॉब्स पता है कैसी आएगी? जनता के हाथ में पूंजी, जनता के हाथ में पैसा। ये जनता की टैक्स अगर दिया जाए लोन के माध्यम से, लड़की बहन के नाम पे पैसा ना बांटा जाए, लड़की बहन के नाम पे 1500 रुपये आ रहे, 1500 रुपये अगर एक OBC महिला को आ रहे होंगे तो वो OBC महिला के बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, वो उसका पैसा है। ये नहीं बताएगा नेता आपको। और 1500 रुपये से होगा भी क्या? बात 1500 रुपये की नहीं। जनता इतनी प्रॉब्लम में है ना कि मैं बता रहा हूँ, जनता फ्रस्ट्रेटेड है। मैं जब ग्राउंड पे हूँ ना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम्हारी इतनी गंदी हाल है, तुम सालों जाति और धर्म से कब निकलने वाले हो? कैसे निकलने वाले हो? तो बोलते ऑप्शन नहीं है। अभी तो है ऑप्शन। जन बदलाव एक ऑप्शन आप ही लोगों ने बनाया है। हम तो कोई नेता के बच्चे तो है नहीं कि बाप के बाद बेटा बन रहा है करके। नहीं 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 नहीं, हम राजा का बेटा राजा वाला फॉर्मूला ही नहीं है यहाँ पे। हम क्राउड फंडिंग की मदद से जनता को मदद कर रहे हैं। तो जनता को पैसा तो लेने को छोड़ना अभी नेताओं से। आएंगे ना बिरयानी के लिए, बिरयानी खाने को ना। अभी हम लोग ना शपथ दिलवाते हैं जनता को कि मैं जाति और धर्म पे वोट नहीं दूंगा, मैं हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट दूंगा। कोई नेता आएगा, मोदी जी आएंगे, बोलेंगे, भाषण देंगे, मित्रों कहेंगे, मैं आपका बेटा हूँ कहेंगे, सुनना है, समझना भी है, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और जन बदलाव अगर ये सारा काम कर पाया तो जन बदलाव को वोट देना है। दारू के लिए अगर आएंगे, बिरयानी लेके आएंगे, 2000 रुपये लेके आएंगे, बिल्कुल लेना है, जेब में रखना है, क्योंकि तुम्हारा पैसा है वो। इन्होंने दूध बेच का पैसा नहीं कमाया है, तुम्हारे बच्चों के हलक के पैसे इन्होंने खाए हैं, वो तुमको वापस दे रहा, वो लेना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा एक ही मोटो है कि नागपुर में रोज़गार जो निर्मित है वो होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। और नागपुर का जो माहौल है अब वो ओल्ड एज होम बनते जा रहा है। यूथ यहाँ पे नहीं रहना चाहता है और मजबूरी में यूथ बाहर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। नागपुर के यूथ अगर ये सुनेंगे तो आप मुझे बताओ कि उनके लिए आप कैसे रोजगार क्रिएट करने में हेल्प करोगे? भाई यहाँ पे मुझे रोजगार क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया है। मिहान है, लॉजिस्टिक पार्क है, मैं आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको भी हिस्लॉप साइड वाला वगैरह में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे लोग टपरी चलाना नहीं बोलते, उसको भी एक एंटरप्रेन्योर बोलते। वो छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो खाना बेच रहा है इजीली, लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव करके मस्त, वो क्या कहते हैं उसको, ग्लव्स वव्स पहन के वो मस्त बेच रहा है। लोगों को खाना अच्छा लग रहा है वहाँ पे। आज छोटे छोटे स्टार्टअप्स आप देख लो, वो स्टार्टअप्स कितने चल रहे हैं नागपुर में, फूड लाइन वाले। इनको रेगुलराइज करना है हमको।
यहाँ पे एक और बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को कम पता होगा। नेताओं के लोगों ने जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिहान है, जहाँ पे कंपनीज को इनवाइट करना चाहिए था कि भाई तुम हमारे नागपुर में आओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, तुम हमारे नागपुर में आओ, यहाँ पे आईटी हब लगाओ, हम तुमको ज़मीन का पैसा टैक्स फ्री करेंगे। उसी को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। तुमको पानी जो है ये हम लोग फ्री देंगे। इससे क्या होगा, कंपनी बोलेंगे अरे नहीं भाई, नागपुर एक परफेक्ट लोकेशन है, मैं नागपुर में जाता और नागपुर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। ये हो सकता है, लेकिन ये करना नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई, ये नेताओं ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेक कंपनीज बनवा के, शेल कंपनीज बनवा के, बिल्डर्स के थ्रू बहुत सारा लैंड है ना वो खरीद के रख लिए हैं। अभी नहीं निकालेंगे उसको, रेट बढ़ने देंगे। टाउन प्लानिंग में भी इनके ही लोग हैं, तो इनको पता रहता डेवलपमेंट को डिले डेवलपमेंट कहाँ पे आने वाला है, पहले खरीद लेंगे ये लोग। हाँ और बाद में भाई दिस इज crazy what is going on, you know. It is literally very crazy and people are not aware of it because they don't think कि ये बात करने से कुछ होगा करके। ये लोगों को ये चीजें पता भी नहीं है, ऐसा भी बोल शायद पता भी नहीं है। और लोग जो है वो लोग जो है अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि भाई 9 to 5 जॉब है, बस सैटरडे संडे मिलेगा, सैटरडे नाइट जाऊंगा, मस्ती करूंगा, मंडे आएगा, फिर मंडे से वही काम। लेकिन भाई अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनोगे तो समाज का सबसे चोर, उचक्का, क्रिमिनल ये आपके ऊपर राज करेगा। अर्थात इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, गेट रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। आप जब उठ रहे हो ना, तब से लेके आपके सोने तक आप जो चीज़ करने वाले हो वो हर चीज़ का पैसा तय या राजनीति करती है। आपको कौन सी बिजली मिलेगी, कितने रेट में मिलेगी, आपको पानी कैसा मिलेगा, कितने रेट में मिलेगा, आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट कितना होगा, उसका टैक्स कितना होगा, पेट्रोल के प्राइस कितने होंगे, आप जो दूध पीने वाले हो वो दूध का प्राइस कितना होगा, आपके थाली में क्या क्या रहने वाला, कितनी महंगी थाली होने वाली है या कितनी सस्ती होने वाली है, वो पॉलिटिशियंस तय करेंगे। आपके बच्चों को एजुकेशन कैसा मिलेगा वो लोग तय करेंगे। आपका हेल्थ केयर कैसा होगा वो लोग तय करेंगे। और आपको रोज़गार कैसे मिलेगा ये वो लोग तय करेंगे। तो कृपया करके आपके माध्यम से मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, जाके वोट दो भाई। नहीं अच्छा लग रहा है नोटा दबाओ। लोग कहते हैं कि नोटा दबाने से क्या होगा, सबसे ज़्यादा वोट अगर नोटा को पड़ गए तो इलेक्शन ही कैंसिल होता है, तो नए लोग आते हैं वहाँ पे। ये किसी को नहीं पता। छोड़ दो कांग्रेस भाजपा, मत दो जन बदलाव को वोट। नहीं अगेन अच्छे नोटा दबाओ भर भर के। नोटा दबा दिए ना, सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को आ गए तो नोटा जीत गया। नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ द अदर, नन ऑफ द अबव, है ना, बराबर। नोटा जीत गया तो जितने उम्मीदवार है वो डिस्क्वालीफाई होगा, तो नए उम्मीदवार आएंगे। लोगों को शॉर्टकट मारना है बस, किसी तो भी बच जाना है। ये दैट इज व्हाट आई थिंक कि पॉलिटिक्स इज समथिंग विच विल डिसाइड द फ्यूचर। आपका फ्यूचर अंधकार में है या आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, ये आपकी एक उंगली डिसाइड करती है। दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नागपुर से स्टार्टअप बड़े बड़े आ सके। यश इसमें क्या हेल्प कर सकता है नागपुर के लोगों को? अगर भाई आप एक्सपर्ट से बात करोगे ना, तो आपको एक्सपर्ट से बताएंगे कि पानी, बिजली, लैंड, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने मैनेज करके किसी कंपनी को डिस्काउंट पे दे दी, टैरिफ पे दे दी। टैरिफ रेट अगर आपने कम कर दिए तो भाई कंपनीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। नागपुर के लोगों को आके मोदी जी कहते हैं अरे मेट्रो बनाया, ये मी इथे रोड बनवलं। अरे भाई समिट लो ना हमारे लिए। बिजनेस समिट की सीरीज क्यों नहीं है यहाँ पे? बिजनेस समिट लो यहाँ पे। हमारे पुट्टो को बताओ कि तुम्हारे अंदर वो कला है, तुम्हारे पास आइडिया है, तुमको हैंड होल्डिंग सपोर्ट सरकार देगी। सरकार दे, सरकार वो कंपनी में शेयर भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करे तो यश गौरखेड़े का प्लान या जन बदलाव का प्लान एक ही है। सबसे पहले जो चीज़ पॉसिबल है, फालतू की बातें या हवे वाली बातें या ये इतने रोजगार दे देंगे वो वाली बातें नहीं होती। ठीक है, सरकार के खाते में वैसे भी पैसा जो है वो लोन का ही है। सरकार जो पैसा यूज़ कर रही है वो लोन का ही है, उधारी ले लेके काम कर रही है। हमारा जो टैक्स का पैसा है वो लोग खा रहे हैं, नेता लोग।
इनके बच्चे कंपनी के मालिक बन रहे हैं, हमारे बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सी? पढ़े लिखे वाली मजदूरी, कॉरपोरेट मजदूर बोलते हैं उसको। हमारा एक ही कहना है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स में, 3 अगर हम लोग पार्ट में इसको डिवाइड करें तो पहला एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे जो बिजनेस है जो अच्छा कर सकते हैं उसको रेगुलराइज करके उनसे टैक्सेस हम लोग लेंगे। ये अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड करवाएंगे एनएमसी के द्वारा। इनसे हम लोग टैक्सेस लेंगे, पैसा लेंगे कि तुम दुकान भी लगाओ, पैसा भी दो। दूसरा, यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो तो काम स्टेट का है, वो काम राज्य का है। फिर भी प्रमोशन तो हम लोग कर सकते हैं ना। फिर भी हम लोग फिर भी हम लोग पानी का जो रेट है वो उनको कम करवा के दे सकते हैं, उनको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो देके यहाँ का जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि लोगों के पास आइडियाज़ बहुत है, लोग करना भी चाह रहे हैं, भाई हमको ये करना पड़ता, लेकिन लोगों के पास ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, बेसिक हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत एक सपोर्ट मिल जाए। तो पैसा और पूंजी ये जो मिलनी चाहिए लोगों के हाथ में, और स्किल्स कि आपको कुछ आना चाहिए, तो इसके लिए जन बदलाव अलग से एक चीज़ करेगा कि लोगों के लिए जैसे स्किल्स के साथ साथ, पैसों के साथ साथ उनको कैसे ऊपर तक पहुंचना है। यहाँ पे गुजरात का आप जब फॉर्मेशन देखते होंगे ना, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि कम्युनिटी बिजनेस बहुत ज़्यादा है। कि ऐसे ये यूपी और बिहार वालों में भी है, आते हैं यहाँ पे या कहीं पे भी देश के कोने में खुद सेट होते हैं, बेचारे चाय का कप धोएंगे, फिर 5 साल के बाद उनकी तुमको दुकान दिखेगी वहाँ पे, फिर उसके बाजू उनके भाई की दुकान, उसके बाजू। यहाँ पे नागपुर वालों को एक चीज़ ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हमको भी यहाँ पे कम्युनिटी बिजनेसेस शुरू करना पड़ेगा। मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। इतवारी में महल में चीज़ें नहीं मिलती है क्या? मिलती है। तो ये सूरत बन सकता है, ये अहमदाबाद बन सकता है, ये गुजरात बन सकता है। यहाँ के नेताओं ने वो चीज़ करनी चाहिए, तब जाके नागपुर एंड विदर्भा वुड बी द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। यही ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, ये सब भी होना चाहिए, तो ही यानी एक सपोर्ट हैंड भी हो सकता है। और लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेट की है, राज्य की है। वो मनपा जो है, मनपा मतलब नागपुर महानगर पालिका, जो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ और रोजगार भी जो है उसके ऊपर काम कर सकती है। रोजगार दे तो नहीं सकती इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ 20-25 हज़ार जो है वो लोगों को रोजगार मनपा खुद दे सकती है। साथ साथ में जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए भी वो काम कर सकती है। अगर मेरे ख्याल से जॉब दे ना सके, अगर स्किल डेवलपमेंट या उनको प्रमोट हेल्प कर आप सके, उनको कितने लोगों को जॉब startup दे के लिए, पाओगे भाई? आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। लेकिन आपने अगर जॉब देने वाले बना दिए ना 100, जो 10-10 लोगों को जॉब दे पाएंगे, तो आप गिन लो कितने लोगों को आपने जॉब दे दिया। सही बात। You have to create, communities who can create a lot of job for the youth of Nagpur. That is what the complete entire plan is. तो जन बदलाव इसमें करेगी काम। भाई बिल्कुल करेगी, हम वही करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम सीधे एक्शन वाले लोग हैं, बातें कम करते काम ज़्यादा करते, यही आपको शायद दिखा होगा। जन बदलाव पार्टी में अगर किसी को ज्वाइन होना है तो एंट्री प्रोसेस क्या होती है? इंटरव्यू कुछ नहीं है भाई, आप आओ, मेंबरशिप का फॉर्म भरो, पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। आप जिस भी प्रोफेशन से हो, उस प्रोफेशन का एक विंग जो है ये हम लोगों ने बनाया है। तो बस अगर आप यूट्यूबर हो तो आके यूट्यूबर कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। तो इट इज़ अ वेरी I'll not say Gen Z, but it's a very youthful thought process, and it's a very youthful executive plan that we have made, that if you are from a different profession, there's a community that we would be building up. आपको कम्युनिटी बना के दे देंगे। तो जन बदलाव पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअली काम कर रहा है। जन बदलाव का तरीका ही एकदम नया है। बदलाव पार्टी इसीलिए बनाया है कि भाई एकदम बदलाव ही करना है पूरा। संगठन में वो फिर वही जाति के नाम के ऊपर संगठन बनते नहीं। जाति धर्म वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। जाति धर्म तुम्हारे घर पे। संगठन में आओगे तो यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ नागपुर, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। यू डोंट हैव कास्ट, यू डोंट हैव रिलीजन, सिंपल। जन बदलाव पार्टी बस लोकल ही तक ही रहेगी या महाराष्ट्र को भी कवर करना चाहती है? आगे का प्लान बड़ा है। ये प्लान मैंने नहीं बनाया, ये प्लान टीम ने बनाया है कि मनपा के बाद
भाजपा के साथ कोई भी रिजल्ट हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हम लोग वो नहीं है कि जो एक रात पहले बैठ के चिट्ठियाँ बनाएंगे, फिर अरे इसको इतने सेट करना है, इसको इतने पैसे देना, नहीं 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 भाई। हम लोग मेहनत बहुत पहले से करते आए हैं। अभी एग्ज़ाम का वक्त है तो एग्ज़ाम में हाँ तो थोड़े से नर्वस हम लोग है, बट कर लेंगे भाई। और इसके बाद नागपुर में नगर सेवक की सीट्स जीतने के बाद और नागपुर में मेयर जो है वो जनता का बिठाने के बाद, जनता के बच्चे जो है उसको मेयर बनाने के बाद हमारा टारगेट रहेगा 2029 का, जहाँ पे देश के 150 से ज़्यादा सिटीज़ के ऊपर, आसाम से गुजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ पे हम लोग सही लोगों के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जाएंगे। और सही कैंडिडेट कैसे आप चूज करते हो? समाज बताता है, बताया ना कि अगर आप आपके घर पे गालियाँ बकते हो, अगर आप आपके घर पे मारते हो, तो आजू बाजू वाले क्या बोलते हैं, अरे अच्छा बंदा नहीं है ये। लेकिन आप साइलेंट हो, काम हो, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार लड़का बहुत अच्छा है। आप अगर पढ़ाई वाले हो, लोग क्या बोलेंगे, अरे पढ़ाई वाला बंदा है, अच्छा है। अगर आप किसी की मदद करते हो, रात में दौड़ के जा रहे हो, तो लोग क्या क्या कहेंगे, हेल्पिंग नेचर का है। अब कोई भी रैंडम एरिया में मैं भी यहाँ से अगर बाहर निकल के पूछता हूँ कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, अच्छा डॉक्टर का है, लोग तुरंत बताएंगे, अरे भैया ये अच्छा डॉक्टर है। भैया यार मैं फंस गया, मेरे को लॉयर चाहिए, लोग क्या क्या कहेंगे, भाई ये अच्छा है लॉयर। अब हम लोग पूछ रहे हैं अच्छा नगर सेवक कौन बन सकता है, अच्छा लड़का कौन है, अच्छी लड़की कौन है, जनता बता रही है भाई इसको। तो हम कह रहे हैं हम इसको टिकट देंगे, ताकत भी लगाएंगे, लेकिन ताकत आपको भी लगानी पड़ेगी। तो यही है जन बदलाव का पूरा प्लान है। इतना यार लोड वोड वाली चीज़ नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। और ये क्या, ये टेंशन ना ये नेता लोग लेते हैं कि भाई इलेक्शन जीतना है। हम लोग इलेक्शन जीतने हारने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, या नगर सेवक या फिर मेयर या फिर MP MLA बनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे बदलाव करने के लिए आए हैं। और अगर आपके पार्टी में कोई गुंडागर्दी या करप्शन करता है तो आप क्या करोगे? क्या है, आप एक चीज़ समझ लो, अगर कोई ऐसा बंदा हमको मिलता है ना जो पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल करके वही गुंडागर्दी, वही वसूली, वही मर्डर करता है, तो इसका हशर क्या होगा वो उस उम्मीदवार को भी पता है, उस कैंडिडेट को भी पता है और उस मेंबर को भी पता है। रास्ते जिस रफ्तार से लिया है ना, उसी ब्रूटलिटी से उसको बाहर निकालेंगे हम लोग। यही गुंडागर्दी करनी तो BJP नाम की पार्टी है, वहाँ जाओ। यही अगर करप्शन करना है तो कांग्रेस नाम की पार्टी, वहाँ जाओ। बदलाव पार्टी में आए हो तो बदलाव करने के लिए आओ। है बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनके ऊपर कुछ केसेस भी होंगे, लेकिन अगर आपके पास वही महिला उत्पीड़न के केसेस है तो आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग कुछ यहाँ पे करेंगे, तो आप बिल्कुल जन बदलाव में आए, जन बदलाव का पार्ट बने, जन बदलाव से जुड़े और बदलाव का एक नया चेहरा बने नागपुर को। ये इलेक्शन से कुछ हो या नहीं हो, ये इलेक्शन से एक चीज़ हो गई कि नागपुर को नए नए चेहरे मिलने वाले हैं। वही घिसे पिटे चेहरे नहीं, नए चेहरे, फ्रेश चेहरे। आपको ये नहीं लगता कि जैसे मुर्दाबाद, चूड़ी पहन लो, ये वाले जो नारे हैं ये पुराने हो गए? नागपुर की जो नया यूथ है या जनता है उनको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर ये सॉल्यूशन जन बदलाव अगर इस तरीके से देता है तो एक नया बदलाव नहीं होगा वो? चूड़ी पहनो ये एक गंदा नारा नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट का नारा है। चूड़ियाँ महिलाएं पहनती है तो महिला एम्पावर्ड नहीं है क्या? नहीं, एम्पावर्ड है। चूड़ियाँ इसलिए बांटने गए थे कि जो वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी है, जो वहाँ पे बैठे हुए नेता है, उनको चूड़ियाँ पहनाना था ताकि उनको एटलीस्ट शक्ति मिले और वो जनता के लिए काम कर पाए, ना कि बैठ के वहाँ पे करप्शन करे। इसलिए चूड़ियाँ बांट रहे थे। महिला बनो। अगर प्रॉब्लम्स जो आप फाइंड आउट करते हो उसका अगर सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म के कैसे जरिए कर देते हो, पाएंगे? हम लोग पावर में है क्या? अरे भाई यश गोरखड़े नगर सेवक भी नहीं है। आज सब लोग पॉडकास्ट के लिए बुला रहे हैं, आज सब लोग बड़े बड़े चैनल्स वाले इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। एक साल पहले यश गोरखड़े कौन था? किसी को नाम नहीं पता था। 10 साल से हम लोग काम कर रहे, 10 से 12 साल से हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। 21 टाके हैं यहाँ पे सर पे मेरे, हर वो चीज़ खाई है मार, लेकिन कभी झुके नहीं। जब आप कुछ नया काम करते हो चालू, तो लोग पहले आपको हंसते हैं, अरे हाँ क्या है कुछ भी फालतू का। फिर लोग आपको गाली मारते हैं, फिर लोग थोड़ा नोटिस करते हैं आपको, फिर कुछ जेलिसी वाले लोग हैं वो आपको खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे समझौता करते हैं, फिर आपको दंड देते हैं, आपको जान से मारने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको सल्यूट करते हैं, फिर आपको नोटिस करते हैं। यही हो रहा है जन बदलाव के साथ, यश गौरखेड़े के साथ। पहले कोई पूछता नहीं था,
आ जाके सब पूछ रहे, मैं क्या कोई नगर सेवक हो गया, कोई कोई एमएलए एमपी हो, कोई भी नहीं हूँ मैं। एक नागपुर का आम लड़का, आम युवा, आम आदमी का बेटा। लोग इतना मुझे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मेरे को अगर अन्याय कहीं पे दिखा तो मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, लड़ता हूँ लोगों के लिए, रात रात तक लड़ता हूँ। एक बीजेपी के गुंडे ने एक महिला के साथ छेड़खानी की, उसके पिताजी को इतना मारे, उन्होंने सर फोड़ दिए, और पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे थे। जन बदलाव वाले थे वो, यश गौरखेड़े था वो, नागपुर का बेटा, जो जाके रात भर बैठा वहाँ पर एफआईआर करके दिखाया पुलिस वालों के थ्रू। तो हम लोग कोई पोस्ट पे नहीं है, लेकिन इतना काम कर रहे। सोचो जन बदलाव का मेयर बन गया तो क्या होगा? सब कुछ चेंज करके हम लोग दिखाएंगे। सिस्टम देखो भाई, दो टाइप की लड़ाई है। पहला है सिस्टम के अंदर घुस के, दूसरा है रोड पे। लड़ाई जो अभी हम लोग लड़ रहे हैं वो रोड की है। जीतेंगे तो सिस्टम के अंदर घुस के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो फिर रोड की लड़ेंगे। लड़ना तो है, लड़ना ये हमको हमारे बाप ने सिखाया। लड़ना जो है ये हमको हमारे गुरुओं ने सिखाया। लड़ना जो है वो शहीद भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको सिखाया लड़ना। तो लड़ेंगे तो हम लोग हमेशा। बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए थे। आपके हिसाब से एक आइडियल मेयर कैसा होना चाहिए? आइडियल मेयर होना चाहिए जनता के बीच का, जनता के बीच का मेयर। ये 5,500 करोड़ का रक्षक होता है, सेवक होता है। आज तक मेयर ने क्या क्या किया? कोई हिसाब नहीं था किसी को। अपने बस काम गिना है, अरे हमने इतने काम किए, उतने काम किए। अबे जनता को चाहिए पानी, तुम दे रहे सीमेंट रोड। जनता को चाहिए एजुकेशन, तुम दे रहे कुछ और। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नाम की एक चीज़ है, यहाँ पे जनता बताती है मोहल्ला सभाओं के द्वारा कि हमको ये चीज़ चाहिए, आप हमको ये चीज़ दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे नेता अपने ऑफिस में ऊपर बैठ के बताता है कि अरे यहाँ पे जाओ, रोड बनाओ। अभी तो एक नया ट्रेंड चालू हुआ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जाके भूमि पूजन करते हैं। हाँ, वो सेम क्या बोलते हैं उसको, टिकास से वही होता है। फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। फिर कांग्रेस के लोग आते हैं, वही टिकास से वही भूमि पूजन कर रहे हैं। बोला भाई, और जनता मस्त देख के, मतलब जनता बोल रही है भाई ये क्या चल रहा है? मतलब इतना, एटलीस्ट टिकास तो चेंज कर दो। एटलीस्ट भाई वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर बनाओ। अबे वही कर रहे हो तुम। और जनता को समझ में आता है, अरे आ गया इलेक्शन, आ गया इलेक्शन आ गया। अब जनता को नया ऑप्शन मिला है। जनता को जनता के बीच के लड़के, आपको यकीन नहीं होगा भाई, आप जब देखोगे ना, अब मुझे नहीं पता कितनी सीट आ रही है, और मुझे नहीं पता कि हमको एक भी वोट मिलने वाला है कि नहीं, हमको नहीं पता। हम लड़ रहे हैं और ताकत से। हमारे लड़के लड़कियां लड़ रहे हैं ताकत से, जिनके बाप दादा नेता नहीं है। यहाँ पे क्या होता, आमदार के बच्चे आमदार के बाद आमदार बनते, नगर सेवक के बाद नगर सेवक बनते। टिकट कैसे बढ़ती है? मेरी सीट पे अगर आरक्षण आ गया महिला का, तो मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी बीवी को लड़वाऊंगा वहां से। अबे भाई नगर सेवक चुन रहे हो तुम, और जनता वोट देती है क्यों? चुनाव चिन्ह देख के। फिर गाली काय को मारते 5 साल? अगर जन बदलाव हारा तो जनता से सवाल पूछेंगे जब आएंगे ना प्रॉब्लम। हमारे पास ही जाने वाले ये लोग, तुमको ये भी मैं बता रहा हूँ। कोई विपक्षी नहीं है नागपुर में। कौन है बताओ मेरे को? देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी से सवाल पूछने वाले कौन है? यश गौरखेड़े और जन बदलाव वालों के अलावा बताओ बरा मेरे को, कांग्रेस में है क्या एक भी चेहरा पूछने वाला? जनता को जब ये समझ में आ रहा कि लड़के लोग हैं हमारे, ये कर रहे हैं, इनके हाथ मजबूत करना चाहिए। और अगर हारेंगे तो भी हम लोग काम ही करने वाले, लेकिन सवाल पूछेंगे। हम तो आए थे, हम इलेक्शन हारे नहीं। बट इलेक्शन लड़ने के लिए भी तो बहुत पैसा लगता है। क्या नहीं लगता पैसा? या आपको और हमको लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। तुम्हारे पास जनता है, तुम्हारे पास लोग है, तो पैसा खड़ा हो जाता है। पैसा भी नहीं लगता भाई। क्या पैसा क्यों पैसा लगता मेरे को बताओ। चलो, अभी आपने तो बोला कि भैया पैसा लग रहा है, क्यों 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 लगता पैसा? मार्केटिंग के लिए, खुद का प्रमोशन करने के लिए, ताकि मेरा चेहरा कंटिन्यूस लोगों के आंखों में दिखता रहे। जब मैं वोट करते हो तो वो फेमिलियर चेहरा दिखे और मैं उस पर बटन दबाऊं। बराबर। आपने अगर काम किया है जनता के लिए, तो आप भाई आपके पैम्पलेट छपवाओ, आपका परिचय पत्र लो और लोगों से जाके बात करो। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, बड़ी बड़े गाड़ियाँ जा रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो हमारे पास जन बदलाव वाले के पास पैसा ही नहीं है। हम चंदा इकट्ठा कर रहे थे लोगों से,
चंदा इकट्ठा करके अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यश गौरखेड़े अगर चुनाव लड़ता है तो मैं मेरे पैसे से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे प्रभाग के लोग हैं, जितने लोग मैंने मदद किया है वो लोग मुझे पैसा देंगे। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो बूथ पे बैठे और 5,000 रुपये ले। बाबू हम लोग बूथ पे बैठ रहे हमको 5,000 रुपये चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो लोग हमको नहीं चाहिए। हमको वो लोग चाहिए जो घर से डब्बा लेके आए और जो बात करे कि हमको बदलाव चाहिए। भैया हमको साथ खड़े रह के 5,000 मांगना है, ये साथ खड़े रहने वाले लोग नहीं होते, ये लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं। हमको फाउंडर्स चाहिए, हमको लीडर्स चाहिए, हमको झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, हमको साथ में खड़े रह के लड़ने वाले लोग चाहिए। और इसीलिए इसका नाम ही बदलाव है। तो हम लोग वैसे चुनाव लड़ने, आप देखो तो इसे तहलका हम लोग करेंगे। अभी लोग पागल हो जाएंगे, भाई क्या 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 कर रहे हैं जन बदलाव वाले। सिंपल है, पैसा नहीं लगता। पैसे की अहमियत उतनी ही है जितने गाड़ी के अंदर पेट्रोल। हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर भी है, जाना कहाँ है वो हमको पता है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल उधार मांग लेंगे। बट फिर उधर तो वापस भी देना पड़ेगा ना। नहीं देना पड़ता। किसको देना है? नेता लोग वही तो, जो बिल्डर लोग पहले पैसे दे रहे वो हैं नेता है, हम बेटे हैं, फर्क है। वो नेता है, हम बेटे हैं। नेता और बेटा में फर्क होता है ना भाई। हम किसी से उधार नहीं मांग रहे, लोग हमको लाके दे रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जन बदलाव को ऐसे लोग डोनेशन दे रहे हैं लाके जो आम लोग हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यार ये बंदा कर रहा है, जाके लोग 50 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000, 50,000 लाके दे रहे हैं। दादा आप ये रखो, इलेक्शन लड़वाओ यार ताकत से, पैसे की चिंता मत करो, हम लोग साथ में खड़े हैं आपके, है ना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिचुएशन नहीं था फॉरेन में पढ़ने का। साहू महाराज नाम के एक महान व्यक्ति थे, करे ना मदद, पढ़े ना उन्होंने, पूरे देश का सब कुछ चेंज कर डाले ना उन्होंने एक कलम से। तो वो कौन सी मूवी है शाहरुख खान की जिसके अंदर वो डायलॉग है कि अब अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो बस जन बदलाव वही है। हमारे पास पैसा नहीं है भाई, मतलब मेरा छोड़ के हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग जो है वो लोग सबसे चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्शंस। अगर आप पैसा भी नहीं मांगो और वोट मांग लो तो भी मेरे ख्याल से हम लोग वोट भी मांग रहे हैं, हम लोग नोट भी मांग रहे हैं। दे नहीं रहे हो। क्या दे नहीं रहे हो नोट? दे रहे हैं लोग? नहीं, नोट आप दे नहीं रहे हो ना। जो बाकी नेता भाई लोग मेरे कर से रहे हैं। देखो भाई, सिंपल बात है। तुम अगर यश गौरखेड़े से 2,000 रुपये मांगोगे वोट देने के लिए तो यश गौरखेड़े तुमको देगा वोट, नोट, तुमसे वोट भी लेगा। लेकिन तुम्हारे बच्चों का जो पैसा है जो हेल्थ केयर पे लगना चाहिए था, जो तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन पे लगना चाहिए था, वो मैं रखूंगा। इसलिए हम देने वालों में से नहीं है, हम लेने वालों में से नहीं है। लेन देन का काम हम लोग नहीं करते, हम काम करने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो मैं नहीं करूँगा तो और कौन करने वाला है? नेता के बच्चे करने वाले क्या? कौन करेगा? और हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करने वाला है भाई? कौन है आवाज़ नागपुर में बताओ? हम सबके लिए दौड़ते हैं, जाति धर्म नहीं पूछते, अमीर गरीब नहीं पूछते, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या यश गौरखेड़े को पावर की भूख है? आप एक चीज़ देखिएगा, यश गौरखेड़े को अगर पावर की भूख होती तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई पार्टी होगी जो मेरे को टिकट देने वाली थी? नहीं लगता आपको? मुझे बीजेपी टिकट नहीं दी होती, मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया होता, मुझे कोई और पार्टी ने टिकट नहीं दिया होता, बताओ मुझे। हमारे ये ऐसे टैलेंट की तो बहुत ज़रूरत है बाकी ये पॉलिटिकल पार्टीज में। क्यों बनाया जन बदलाव? हम लोग एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन लेके आए हैं। पावर में क्या है भाई, देख लीजिएगा आने वाले समय में। अगर हम मेयर भी बनते हैं ना तो जनता के साथ वैसे ही रहेंगे। मैं आज भी मेरी बस्ती में रहता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ वही रहता हूँ मैंने मेरी बस्ती नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे एरिया में क्रिमिनल्स पैदा हुए। अब आज जो नई पीढ़ी है वो बोलते हैं कि भैया कुछ कर रहे हैं, हमको गलत लाइन में नहीं जाना है, भैया को देख के हमको काम करना है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम लोग बंगले में नहीं शिफ्ट हो सकते, अच्छे घर में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरी वाइफ, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, शी इज़ वर्किंग फॉर फॉरेन। आई कैन डेफिनेटली मूव आउट, आई कैन डेफिनेटली गो टू फॉरेन में जाके सेटल हो सकता। पावर क्या है? किसको? पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, शक्तियों के साथ साथ आपके पास जिम्मेदारी आती है, और हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, पावर के लिए नहीं आए। अगर आप कभी भी पावर पे बैठते हो तो मैं यश बोल के बात करूँ या यश जी के? अब यश जी बोल जो के? बोलना है बोलो भाई। अब यश बोलो, यश गौरखेड़े बोलो, कुछ भी बोलो तो मुझे जी लगा के बात करनी पड़ेगी जब आप पावर पे होंगे। भाई।
ये मतलब ये बहुत नॉनसेंस चीज़ है। अब लोग मेरे को यश भाई बोलते हैं, कोई मेरे को यश बोलता है, और बात पावर की नहीं है, बात ये है कि आने वाला समय बहुत अंधकार का है, आने वाला समय बहुत बुरा है। आने वाले समय में अगर आप और मैं खड़े नहीं हुए ना भाई, तो हमारी बच्चे, हमारी पीढ़ी हमको सवाल पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तुम लोग क्या कर रहे थे, और हम लोग कहेंगे कि हम लोग हमारे जॉब में व्यस्त थे, हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ में व्यस्त थे, तो थूकेंगे हमारे ऊपर। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाए तो उस इतिहास में सुनहरे अक्षरों से एक नाम लिखा जाए कि बदलाव वाले लोग थे, यश गौरखड़े था जो लड़ रहा था। जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रयास बहुत ज़्यादा ईमानदार है। जिस तरीके से हमारे मतलब हिंदू भाई जो है वो नवरात्रि के वक्त उपवास करते हैं, मुसलमान भाई जो है वो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ईमानदारी से रखते हैं ना, शिद्दत से रखते हैं ना, श्रद्धा से रखते हैं ना, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो भी एक पूजा है, वही एक इबादत है, और वही एक वो जो चीज़ है जो हम लोग बदलाव चाहते हैं वो दिल से कर रहे हैं। और हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि इस मिट्टी में शहीद भगत सिंह का भी खून है, एक युवा का, तो हम वो खून हमारे अंदर है। हम लोग अन्याय तो नहीं सहने वाले, बस बदलाव करने आए हैं, बदलाव करके जाएंगे, चाहे जीते जी चाहे मरने के बाद, चाहे रोड पे या चाहे संसद में, चाहे बिना पावर के या पावर के, बदलाव तो होगा भाई। ये जो तानाशाह है ना, जो सोचते हैं कि हम एक धर्म एक जाति के नाम पे लोगों को डिवाइड करेंगे, नहीं भाई। आर्टिकल 1 इंडिया, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे यूनियन है हर एक समूह का, हर एक राज्य का। तो इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें बौद्ध भी है, इसमें वो हर इंसान है जो भारतीय है। तो आपसे आपकी जात और धर्म हम लोग नहीं पूछते, आप इंडियन हो, यू सेड यस, सो वी आर विथ यू। अगर आपके पास कुछ सीटें आ जाती है तो बहुमत के लिए आप कोई पार्टी को चुनोगे? देखेंगे क्या पैरामीटर्स पे देखोगे? पैरामीटर्स पे कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं। बीजेपी को छोड़ के हम सबके साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी लोग हमको ऐसे ही समझ रहे हैं, अभी भी आ गया ना, ठीक है भाई, देखेंगे, आने वाले वक्त बताएगा तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या सो कॉल्ड अभी तक बदलाव कर लिया। तुम भी तो चोरी थे ना। बीजेपी को इसलिए लेके आया था 2014 में कि तुमने चोरी की थी। बीजेपी क्या क्या कर रही है, डबल चोरी कर रही है। तो पोस्ट अलायंस की बात तो वो पोस्ट अलायंस डिसाइड करेगा। ये सारी बकवास बातें हैं कि हम पूरी की पूरी सीट निकाल देंगे और बदलाव आ रहा है, 151 सीट है पूरी जीत रहे, नहीं भाई, हमको आंकड़ा होना मेयर के लिए 77 का, 77 दो सत्ते बस। तुमको लगता है नागपुर की जनता को कि बदलाव चाहिए, और तुमको लगता है कि यश गौरखड़े और जन बदलाव और नागपुर के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो जन बदलाव को चुनो। जन बदलाव करेगा तुम्हारी मदद से, या फिर वही जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, भाजपा कांग्रेस, गडकरी फडणवीस, ये करते रहो। बट ये तो सैड रियलिटी है ना, जाति धर्म। भाई साइड रियलिटी नहीं है ये रियलिटी है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि लोग जाति और धर्म के ऊपर उठ के एक साथ आते हैं। नहीं आए क्या? आज़ादी के लिए नहीं आए लोग, जाति और धर्म से ऊपर उठ के आए ना। फिर उतना स्मार्टली कैंडिडेट्स को भी प्लेस करती है ना कि ये पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से। रिप्रेजेंटेशन की बात है वो। इस देश में जाति और धर्म है, अलग अलग जातियाँ है। जाति आपने और मैंने तो नहीं बनाई भाई, वो तो जिसने बनाना था उसने बनाई, और पूरे दुनिया को अपना पूरे देश को डिवाइड कर दिया जाति और धर्म में। लेकिन जाति और धर्म जो कम्युनिटीज़ है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक बंदा वहाँ पे जाना चाहिए, तभी उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा है ना कि घर जाके अपने दीवारों पे लिख दो कि हमको शासनकर्ता जमात बननी है। तो वो क्यों है? वो किसी एक धर्म या एक जात के लिए नहीं, सबके लिए है। वो तुम जिस कम्युनिटी से आते हो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बोलने वाला होना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाति के नाम पे वोट मांगो कि मैं इस जात का हूँ मेरे को वोट दो। यहाँ पे मैंने ऐसे भी नेता देखा हूँ कि जो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जात का हूँ मेरे को वोट दो, और लोग वोट दे रहे हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो जाति धर्म सिर्फ जनता के लिए, पीछे से उसका बेटा उसकी जगह पे बैठने वाला है। ये जातिवाद नहीं है, ये जाति की राजनीति नहीं है, ये परिवार की राजनीति है। जाति और धर्म सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल,
वो उनके लिए सिर्फ पावर, ये पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हम लोग अब जनता को ये डिसाइड करना है आने वाले चुनाव में कि उनको वही घिसी पिटे चेहरे चाहिए क्या, या उनको बदलाव चाहिए। जनता को ये डिसाइड करना है कि उनको यही नाली गटर कचरा रोड पानी यही चाहिए, या जनता को स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिल्लर प्रॉब्लम है ये। जनता को ये डिसाइड करना है कि जनता को लोकतंत्र बचाना है या जनता को तानाशाह में जाना है। जनता को ये डिसाइड करना है कि जनता को सही में बदलाव चाहिए या जनता को वैसे ही रहना है। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकत से, और मानिए मेरी बात को, बदलाव होगा, बहुत जल्दी होगा नागपुर में, और शुरुआत इसकी नागपुर से होगी। जैसे लोग जाते हैं नेता के पास, अब कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, नेता जाता है ऊपर की जेब में 500 रुपए की नोट डाल देते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे को नहीं नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने देखा वो लोग जो है वो मतलब इलेक्शंस के वक्त लोग दरवाजे के बाजू खड़े रहते हैं, नेता आता है, ताई आई काकू काकू काका मला वोट द्या आणि मी तुमचे कामं करीन। दिस इज व्हॉट दे से ना, कि तुम्ही मला वोट द्या आणि मी तुमचे कामं करणार। कटोरा लेके आता है, भीख मांगता है कि मेरे को वोट दो, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। और जैसे ही वोट पड़ गया तो जो कटोरा लेके आता वो जाता है जनता के हाथ में, जनता भिखारी बन जाती है 5 साल के लिए, और नेता मस्त घूमता है फॉर्च्यूनर में। एडमिशन करवाना है भाऊ, एडमिशन करवाता, मैं अभी मुंबई में हूँ भाऊ, नाली कटा खराब है, हाँ ठीक है जाके बात कर लो मेरे पीए से। अबे तेरे को नगर सेवक बनाए थे नगर का विकास करने के लिए, और तू कहाँ घूम रहा, मुंबई में। तो जनता को ये सब याद है, और जनता ये बताएगी ये भी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, पार्टी का नेता अब नेता नहीं, अब हमारे बच्चे नेता बनेंगे। और जन बदलाव ये प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को, और ये होगा भाई। आप देखो तो हमारा मैनिफेस्टो इतना ज़बरदस्त है ना, लोग पागल होने वाले हैं। क्या रियलिस्टिक चीज़ है, कोई फालतू की बातें नहीं, कुछ नहीं। जमता है तो आओ, वही नहीं जमता तो भाई जो जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो। हम क्या स्विट्जरलैंड में रह रहे क्या? एक नंबर है, सब जबरदस्त है, रोड एक नंबर, पूरा ग्रीनरी है। हाँ सही में यहाँ पे नदी में नाव चल रही है, क्लाइमेट इतना ज़बरदस्त है, शिक्षा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्वास्थ्य अच्छा है, रोजगार है। कहाँ रह रहे हैं हम लोग? ऐसे नर्क में रह रहे हैं जहाँ पे तुम और मैं हमारे बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते। ये बात सच है। इसलिए काफ़ी यूथ पुणे और मुंबई और अलग शहरों में जाके सेटल हो रहे हैं। अभी तो वो आते भी नहीं है इधर मेरे। नहीं आते, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं। माँ बाप बेचारे यहाँ पे अगर इकलौता बच्चा है तो मुंबई पुणे में है, होली दिवाली में एक बार आएगा, बाद में वापस चला जाएगा। क्यों? कौन सा पैकेज दे रही मुंबई पुणे जो नागपुर में नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। नागपुर में नाइट लाइफ भी अच्छी हो सकती है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है, लेकिन ये नेता लोग करना नहीं चाहते ना भाई, क्योंकि इनको इनकी गद्दी प्यारी है। मुझे ऐसे 5 पॉइंट बताओ जो जन बदलाव पार्टी पावर में आते से ही करेगी। सबसे पहले हम लोग नागपुर महानगर पालिका में जितनी वैकेंसीज है जो फ्रीज्ड है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो सारी वैकेंसीज को हम लोग ओपन करेंगे। 1 महीने के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉयज है, जिनको सेम पैसा जा रहा है जितना परमानेंट को जा रहा है, हम लोग तुरंत के तुरंत मतलब ऑलमोस्ट 25,000 जो लोग है उनको परमानेंट जॉब ये होगी। तीसरा है, इसी में नागपुर में जितने दुकान वाले हैं, दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट ही महानगर पालिका करेगी, जन बदलाव करेगा। नागपुर में जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स, उनका सर्वे करवा के, उनको लाइसेंस दे के, उनको एक वेंडिंग जोन जिस जगह पे वो लोग है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करके, जिसमें जनता को भी जगह रहे, पार्किंग को भी जगह रहे, रोड भी एक नंबर रहे और जनता खा भी पाए। ऐसे मॉडल्स इस देश में चल रहे हैं ऑलरेडी। तो सारे स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलराइज करवाया जाएगा, किसी के पेट पे लात नहीं मारी जाएगी। दूसरा हमारा वादा ये है कि नागपुर में पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है नागपुर में, लेकिन पानी चोरी हो रहा है। आप रोड में स्कैम पकड़ लोगे, गड्ढे हो गए, पानी की चोरी आप कैसे पकड़ोगे? आप नहीं पकड़ सकते। पानी में बहुत बड़ी चोरी है, और अगर वो चोरी को रोक दिया जाए तो सारे के सारे नागपुर वासियों को 24 घंटा पानी मिल सकता है।
नागपुर में 720, अभी ये बहुत टेक्निकल चीज़ है बट मैं फिर भी आई लिटरली वांट टेल यू दिस कि नागपुर गेट्स 720 MLD, मिलियन लीटर पर डे पानी नागपुर में आता है, और जनता को कितना पहुंचता है? 350। आधा जो पानी है दैट इज NRW, नॉन रेवेन्यू वाटर, मतलब वेस्ट वाटर। मनपा कहती है कि ये लीकेज में वेस्ट हो रहा है। मेरे भाई, ये 150 करोड़ का पानी है जो तुम वेस्ट के नाम पे बता रहे हो। तुम 5 करोड़ के AI डिवाइस नहीं लगा सकते, तुम रिपेयर वर्क नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी नीयत नहीं है करने की। तो नागपुर वासियों को 24 घंटा पानी मिलेगा। वो जुमलेबाज नहीं है हम लोग नेताजी जैसे, नागपुरला 24 तास पानी मिल रहा है। नहीं भाई, 24 तास नहीं मिल रहा, 1-2 घंटा ही मिल रहा, कुछ जोन में पूरा मिल रहा है, बाकी नागपुर में पानी नहीं है। तो नागपुर को 24 घंटा पानी दिया जाएगा, और जो रेट फेवरेबल है वही रेट में दिया जाएगा। रेट बढ़ा के कुछ भी रेट भेज दे रहे, 60-60 हज़ार के बिला रहे लोगों को। ये करप्शन है। नागपुर की OCW नाम की जो कंपनी है, ऑरेंज सिटी वाटर, पानी की जो कंपनी है, सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा। ये कंपनी करप्शन से भरी हुई है, ये कंपनी को हटाया जाएगा। तो पहला है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार में परमानेंट जॉब्स वाले जितने भी पोस्ट है उसको भरे जाएंगे। जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है मनपा में उसको परमानेंट किया जाएगा। तीसरा, जितने भी स्ट्रीट वेंडर और लोकल बिजनेस है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये हो गया रोजगार का। पानी में 24 घंटा पानी, साफ पानी, गटर का पानी नहीं, साफ पानी नागपुर वासियों को मिलेगा उसी रेट में। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, नागपुर में जो 250 करोड़ का जो बजट है उसको डबल किया जाएगा शिक्षा का, ताकि नागपुर के सारे बच्चों को फ्री में नहीं, टैक्स पेयर हो तो आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता इस देश में, आपको टैक्स भरना पड़ता है, फिर भी उसको फ्री में कहते हैं। नागपुर में अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वो नागपुर में ऑलरेडी है, मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको री इनकारनेट करना है, वो हम लोग बनाएंगे ताकि नागपुर के 6.5 लाख बच्चों को अच्छा समान क्वालिटी एजुकेशन ये मिल पाए, जनता को पैसा देना ना पड़े। बाकी वो ऑप्शनल है, मतलब अगर पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल में फ्री भी डालना तो वो डालते बैठे, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हमारे एक बच्चा ये पढ़ के बाहर निकले, तो उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनको सबसे बेस्ट एजुकेशन जो है वो NMC देगा, जन बदलाव देगा। चौथी चीज़, नागपुर में जितने पब्लिक हेल्थ यूनिट मतलब मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक नाम के लिए है, बंद हो चुके हैं। नागपुर के हर प्रभाग में एटलीस्ट 4 मोहल्ला क्लिनिक ये नए खोले जाए, पुराने वालों को आपस से बनाया जाए। और नागपुर में 3 अभी मतलब बहुत अर्जेंसी में मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर यूनिट्स के ऊपर जन बदलाव ये काम करेगा। ये हो गए हमारे 4 वायदे। फिर बचता है विकास। विकास को मैं समाप्त करूंगा एक ही चीज़ में, रोड्स एक ही बार अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर एक बार अच्छे बन गए फिर 10 बार रोड को खुदा के पैसा नहीं कमाया जा सकता ना। रोड एक ही बार बनेंगे, अच्छे रोड बनेंगे, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नागपुर में जाएगा, ताकि नागपुर में बारिश आए तो नागपुर के लोग डूबे ना। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जाएगा, मतलब रोड यहाँ पे है और ड्रेनेज यहाँ पे होना ऐसा चाहिए, ड्रेनेज यहाँ पे, रोड यहाँ पे, ताकि ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज जो है वो चाहे। और नागपुर में जो ड्रेनेज लाइन है ना, आपको शायद नहीं पता होगा, जो अंग्रेजों ने बनाई थी वही ड्रेनेज लाइन आज भी है, जबकि पैसा पूरा आ रहा है नाली गटर के साफ के लिए, ये पूरा पैसा आ रहा है। नागपुर में गार्बेज मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भांडेवाड़ी और बाकी का जो पट्टा है वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है गार्बेज मैनेजमेंट का, वो भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। गार्बेज मैनेजमेंट के ऊपर, सेवरेज के ऊपर और रोड्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर, आवास। नागपुर में 12.5 लाख लोग ये स्लम्स में रहते हैं, 436 स्लम्स है। तो जो स्लम में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं की मदद से SRA लागू करवा के उनको पक्के मकान ये दिए जाएंगे। इसमें किसी का पैसा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाम की एक चीज होती है, जहाँ पे स्लम वाले मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, एक कैपिटल रेज करते हैं, उसमें सरकार उनकी मदद करती है, बैंक उनको लोन देता है और वो अपने हिसाब से फ्लैट स्कीम बना सकते हैं। स्लम खत्म। इट्स अ वेरी सिंपल प्लान, बट करना नहीं है इनको।
तो नागपुर में हर इंसान को, हर परिवार को जो आज एक झोपड़े में रह रहा है, उसको सरकारी स्कीम दे के, पैसा दे के नहीं, सरकारी स्कीम दे के आवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। किसी को उखाड़ के फेंका नहीं जाएगा, उनके बच्चों को बेघर नहीं किया जाएगा। ये जन बदलाव करके दिखाएगा। और सबसे आखिरी चीज़, नागपुर में प्लेग्राउंड्स की कमी हो रही है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा तो नागपुर में कम्युनिटी हॉल्स मतलब समाज भवन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे ताकि नागपुर के जो लोग हैं उनको लाखों रुपए दे के लॉन्स वालों को अपनी शादी अलग से ना करवानी पड़े। बाकी करवाना तो करवाओ, लेकिन सरकार की जवाबदारी है कि हम लोग ये करें। नागपुर का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा। दिस इज़ वॉट वी वुड बी डूइंग। और स्टार्टअप के लिए मैं आपको बता दिया कि स्टार्टअप का ये जो चीज़ है ये स्टेट का मैटर है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी बिल्डिंग, ये तो मैंने आपको बोल दिया ना कि कम्युनिटी बिल्डिंग्स में हम लोग काम करेंगे। और क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात करनी पड़ेगी कि क्या कुछ अमेंडमेंट्स करके, क्या ऐसा कुछ करके स्टार्टअप्स के लिए कुछ काम किया जा सकता है क्या। अगर वो चीज़ होती है तो मैं बिल्कुल आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ मैं बिल्कुल हम लोग ये चीज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बिकॉज वी रियली वांट कि भाई नागपुर का जो लड़के बाहर ना जाए। नागपुर के लड़के यहाँ पर है, यूथफुल जगह है यार। नागपुर में हम लोग चाहते हैं कि नाइट लाइफ जेन्युइनली शुरू हो ताकि लोगों को डबल शिफ्ट में पैसा मिल पाए, नागपुर की इकोनॉमी बढ़ पाए। गुजरात में नाइट लाइफ है, आप जाइए अहमदाबाद वगैरह, गुजरात में नाइट लाइफ है। फिर हम हमारे नागपुर वाले के साथ काय को इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप नाइट लाइफ को। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये GR है कि रात भर दुकान शुरू हो सकती है ना। ये अभी महायुति ने और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक नया ये लेके आया है कि आप दुकान शुरू रख सकते हो, लेकिन ये लोग दुकान बंद करवा दे रहे क्योंकि उनको घूस चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई। हम चाहते हैं बदलाव। बदलाव तो होगा भाई।